तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स की, कैसे कैथोड रेज से डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की कैसे डिस्कवरी हुई थी। देखो, जो कैथोड रे ट्यूब हमने यूज़ की थी ना इलेक्ट्रॉन्स के डिस्कवरी में, तो उसी कैथोड रे ट्यूब के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करके और फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करके किसकी डिस्कवरी हुई थी, कैनाल रेज की। और जो ये कैनाल रेज थी वो पॉजिटिव चार्ज थी, फिर इसका नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन्स। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर होता है चार्ज क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और अब इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मिली। पहला, जो कैथोड रेज थी, जो नेगेटिव चार्ज थी उसके ऊपर क्या था, मतलब वो क्या कर रही थी, गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही थी। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो डिपेंड कर रहे थे किस पे, गैस के नेचर पे, कि कौन सी गैस फिल हुई है उस ट्यूब के अंदर। ठीक है, प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब दी आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयंस। मतलब ये क्या थे, सिंपली जो गैस अंदर भरी हुई है उसके पॉजिटिवली चार्ज आयंस थे। दूसरा, जो चार्ज से मास का रेशो था पार्टिकल्स का, वो किस पे डिपेंड कर रहा था, गैस पे, जहाँ से वो चार्ज पार्टिकल्स क्या हो रहे थे, ओरिजिनेट गैस को ही, मतलब जब गैस के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो वो क्या हो गया, आयंस में कन्वर्ट हो रहे थे। ठीक है, तो आयंस किससे थे, गैस से, तो वो किस पे डिपेंड करेंगे, चार्ज टू मास रेशो। थर्ड है, सम ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैरी अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। मतलब कुछ चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहे थे, मल्टीपल फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीपल पे डिपेंड कर रहे थे। ठीक है, अगला है फोर्थ, जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की थी, कि जो बिहेवियर था इन पार्टिकल्स का वो अपोजिट था। जब हमने मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया था इन पार्टिकल्स के ऊपर में, वो किससे अपोजिट था, इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या थे, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये पॉजिटिवली चार्ज हैं, इस वजह से जो नेचर होगा वो क्या होगा, अपोजिट हो गया था। अब जो स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन बना था ना, वो किससे बना था, हाइड्रोजन गैस से। क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से जो इससे पॉजिटिव आयन बना था उसी का नाम क्या रखा गया, प्रोटॉन। और इसी पॉजिटिव चार्ज का की डिस्कवरी कब हुई थी, 1990 के अंदर, 1919 के अंदर। ठीक है, लेटर, और फिर बाद में क्या नीड फेल्ट हुई साइंटिस्ट को, कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए जो कि कंस्टिट्यूएंट होगा एटम का। अब ये पार्टिकल्स, मतलब न्यूट्रल पार्टिकल्स किसने डिस्कवर किए थे, चैडविक ने। कब, 1932 के अंदर। और वो कैसे हुआ, जब इन्होंने बेरिलियम की एक शीट ली पतली सी, और उसके ऊपर क्या बॉम्बार्ड किए, अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो क्या डिस्कवरी हुई, न्यूट्रल पार्टिकल्स की। जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स की, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करने के ऊपर भी जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, वैसे पार्टिकल्स हैविंग अ मास स्लाइटली, क्या पाया गया कि इनका मास क्या था, प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया। तो इन पार्टिकल्स का नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस में दी गई है, टेबल 2.1 के अंदर। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, इनका मास क्या होगा, चार्ज क्या होगा, रिलेटिव मास क्या होगा, रिलेटिव चार्ज क्या होगा, वो सब। ठीक है, अब आए हैं एटॉमिक मॉडल्स। अब आप सोचोगे कि एटॉमिक मॉडल्स का क्या काम है। देखो, पहले तो डाल्टन ने बोला था कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है, मतलब उससे उसके टुकड़े नहीं हो सकते और छोटे। लेकिन बाद में क्या मिला, कि जो एटम है उसके भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, इलेक्ट्रॉन की हुई, न्यूट्रॉन की हुई। अब साइंटिस्ट के दिमाग में आया, अगर ये चारों चीज़ें, मतलब तीनों चीज़ें इसके एटम के अंदर पाई जाती है, तो उनका अरेंजमेंट कैसे होगा, कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को सराउंड कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को सराउंड कर रहा है, किसका मास कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा या फिर आउटसाइड पेरिफेरी रीजन पे होगा। तो ये सारी चीज़ सोचने के बाद साइंटिस्ट के सामने क्या क्या
मतलब प्रॉब्लम्स आई जिनकी वजह से उन्होंने क्या डिस्कवरी की कि कौन कौन से मॉडल रखे गए, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम क्या थी साइंटिस्ट के सामने कि उनको ये नहीं पता था, अब ये पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, लेकिन स्टेबिलिटी कैसे है एटम की, किस चीज़ की वजह से एक एटम स्टेबल होता है। दूसरा, वो ये कंपेयर करना चाहते थे कि जो बिहेवियर है एलिमेंट्स का, फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का, वो कैसे अलग अलग है, किसी दो एलिमेंट्स का हम कैसे डिफरेंट करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम थी साइंटिस्ट के सामने। तीसरा है ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जो फॉर्मेशन है डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब डिफरेंट एटम्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बना रहे थे तो उनकी फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लेन करें, ये भी नहीं पता था उन्हें, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन एंड नेचर ऑफ, अब एटम का पता चल गया कि एटम के ऊपर उन्होंने क्या कर रहे थे, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल डाल के देख रहे थे, ठीक है, उसके ऊपर डलवा रहे थे। तो उससे क्या था, ये नहीं पता, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि क्या ओरिजिन था और क्या नेचर था किसका, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा या एमिट करेगा, ये नहीं बता पाया था, ठीक है। अब ये क्या है, मोलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर क्या यूज़ किया गया, देखो डायग्राम से ही मैं बता देती हूँ और फिर बाद में क्या होगा इसका कंक्लूज़न देख लेंगे, ठीक है। देखो इसने मोलिकन ने क्या किया है कि ये चैम्बर बना रखा था, एक एटोमाइज़र ले रखा था, जो ये ऊपर दिखा रखा लेफ़्ट साइड में। एटोमाइज़र का मतलब है जो स्प्रे कर दे ऑयल के ड्रॉपलेट्स को, ठीक है। इस चैम्बर के अंदर एक होल बना दिया, वहाँ से एटोमाइज़र डाल दिया इस चैम्बर के अंदर, और वहाँ से बाहर से क्या किया, स्प्रे कर दिया ऑयल ड्रॉपलेट्स को। अब दो प्लेट थी ऊपर नीचे, जो ब्लू प्लेट थी उसका पॉजिटिव चार्ज था, और जो नीचे ऑरेंज कलर की प्लेट है उसका नेगेटिव था, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो सके और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास हो सके। अब एक्सरे का सोर्स डाला गया, जो ये रेड लाइन दिखा रखी है ना वहाँ से। अब एक्सरे का सोर्स क्यों, क्योंकि जो एक्सरे थी उसे पार करना था किससे, ऑयल ड्रॉपलेट से, ताकि इसकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल सके, क्या पोलैरिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, तो ये सब। और अब टेलीस्कोप का यूज़ इसलिए हुआ था ताकि हम चेंजेस को देख सके, क्योंकि ये क्या कर रहा था, रेट को देख रहा था कि इस रेट से ये ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चेंजेस आ रहे हैं, या फिर ऊपर से नीचे जब ये आ रहा है ना स्मॉल होल से पास होके ऑयल ड्रॉपलेट, तो क्या क्या रेट था इसका, ठीक है। ये ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा। अब मोलिकन ने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया कि एक एटमाइज़र लिया, वहाँ से ऑयल की ड्रॉप्स भेज दी। अब ये स्मॉल होल है जो ब्लू कलर की प्लेट के अंदर, यहाँ से क्या किया, वो ऑयल ड्रॉप नीचे चली गई। अब ये टेलीस्कोप से देख रहे थे, अब इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास किया, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, और दूसरी साइड से क्या किया, एक्सरे को, मतलब एक्सरेज को वो किया गया, प्रोपेगेट किया गया, मतलब एक्सरेज को ऑन किया गया, ताकि जो एक्सरे है वो इस ऑयल ड्रॉपलेट से पार होके दूसरी साइड चली जाए, ताकि उसका चेंज वो हो सके। अब मोलिकन ने क्या क्या कंक्लूड किया था, उसने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो मैग्नीट्यूड होगा ना इलेक्ट्रिक चार्ज का, जो Q से रिप्रेजेंट है ड्रॉपलेट के ऊपर, वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। तो मैथमेटिकली जब हम इसे लिखेंगे तो क्या होगा, Q इज़ इक्वल टू NE, और N क्या हो सकता है, 1 2 3 काउंटिंग में, ठीक है। तो ये था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻19, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻19। अब मास क्या है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 इंटू 10⁻31, और जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसका ऑलमोस्ट सेम, मतलब न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा मास होता है किससे, प्रोटॉन से, ठीक है, अगर वैल्यूज़ को देखें हम तो। अब क्या हुआ, डिफरेंट मॉडल्स आए जिन्होंने क्या एक्सप्लेन करना चाहा कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा इन चार्ज पार्टिकल्स का एटम के अंदर। लेकिन क्या हुआ, जो J.J. थॉमसन थे और अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे वो फेल कर गए, किसी मतलब जो एटम की स्टेबिलिटी थी वो ये इनका जो मॉडल था वो नहीं बता पाया, ठीक है।
अब पहला है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो थॉमसन ने क्या किया, 1898 के अंदर क्या किया था, ये बताया था कि जो एटम है हमारा वो एक स्फीयर की तरह होता है, वो एक फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, अप्रॉक्सीमेटली 10-10 मीटर, जिसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसका, पॉजिटिव चार्ज का। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एम्बेडेड, मतलब वो उसके अंदर ऐसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इलेक्ट्रॉन्स ताकि जो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो आ सके। ठीक है, मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, और इस मॉडल को क्या क्या अलग अलग नाम दिए गए, जैसे प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग, या फिर वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, अब जैसे वाटरमेलन होता है ना, तरबूज, उसकी तरीके से इसे माना गया। जैसे जो रेड पार्ट होता है तरबूज का, उसे क्या मान लिया, पॉजिटिव स्फीयर, और जो इसके सीड्स होते हैं वाटरमेलन के, उन्हें मान लिया इलेक्ट्रॉन्स की तरह। ठीक है, कैन बी विजुअलाइज, मतलब इस मॉडल में क्या विजुअलाइज किया गया, पुडिंग 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 का मतलब होता है कुकी वगैरह। ठीक है, बिस्किट बनाते हैं ना, उसमें भी वो डालते हैं ना काजू वगैरह, तो जो बिस्किट था उसको मान लिया क्या, पॉजिटिव स्फीयर, और जो उसके अंदर काजू ड्राई फ्रूट्स वगैरह है उसे क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सिमिलरली दोनों चीज़ों में सेम है। तो पुडिंग के अंदर जैसे प्लम एम्बेडेड होते हैं और वाटरमेलन के अंदर जैसे सीड्स एम्बेडेड होते हैं ना, वैसे ही इन्होंने क्या किया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होंगे। अब जो इम्पोर्टेंट फीचर इस मॉडल के अंदर था वो क्या था कि जो मास था ना एटम का, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था पूरे एटम के अराउंड, मतलब हर जगह इक्वल मास होगा पूरे इस एटम के अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ सेंटर में मास होगा या फिर सिर्फ एक कोने में मास होगा, ऐसा नहीं। इन्होंने क्या बोला कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा मास। ऑल्दो ये जो मॉडल है वॉज एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, मतलब इन्होंने क्या बता दिया था कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, बट वॉज नॉट कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट ऑफ लेटर एक्सपेरिमेंट, लेकिन बाद में जब एक्सपेरिमेंट किए गए ना तो रिजल्ट सेम नहीं आए। और जो थॉमसन जी हैं, जे थॉमसन, उनको क्या हुआ था 1906 के अंदर नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स के अंदर। क्यों, क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन की थी किस पे, गैसेस पे, कि कैसे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो ये पैराग्राफ है इसमें एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी। तो एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम रॉन्टजन ने। कब, 1895 के अंदर। इन्होंने क्या शो किया था कि जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं किसी मटेरियल के ऊपर कैथोड रे ट्यूब के अंदर, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक रे प्रोड्यूस करते हैं जो क्या करती है, फ्लोरोसेंस करवाती है। मतलब जो मटेरियल जिसके ऊपर लाइट लग के चमके ना, जैसे जिंक सल्फाइड था वो फ्लोरोसेंट मटेरियल था, तो वैसे ही जब ट्यूब के बाहर आप उस फ्लोरोसेंट मटेरियल को रख रहे थे और ये की जो रेज कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो रेज स्ट्राइक हो रही थी ना, तो बाहर ट्यूब के बाहर जो मटेरियल रखा था उस पे स्ट्राइक होके क्या हो रही थी, वो चमका रही थी उसे फ्लोरोसेंट मटेरियल को। और उन्हें ये समझ नहीं आया कि इन रेडिएशंस का नेचर क्या होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसका नाम क्या रख दिया, एक्सरे। और आज भी हम क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। कब, जब बोन फ्रैक्चर वगैरह और मेडिकल्स के अंदर यूज़ होता है इसका। ठीक है, और ये क्यों यूज़ की गई एक्सरेज, क्योंकि ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी किसी भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, और इनकी पेनिट्रेशन पावर क्या थी, बहुत हाई थी, इस तरीके से कि वो मैटर के आर पार जा पा रही थी। इसी रीज़न की वजह से आज भी हम क्या करते हैं, एक्सरे का यूज़ करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्ट के इंटीरियर का पार्ट देख सकें। ये रेज़ है ना बहुत शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, 0.1 नैनोमीटर, और एंड पोजेसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, और इनका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर होता है। अब नेक्स्ट है हेनरी बैकरेल। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं जो एमिट करते हैं रेडिएशन खुद से, उनको उस फिनोमिना को क्या बोला, रेडियो एक्टिविटी। मतलब जो एलिमेंट्स अपने आप से ही क्या कर रहे हैं, रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं, उस फिनोमिना को बोला था रेडियो एक्टिविटी, और उन एलिमेंट्स को क्या नाम रखा गया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
दिस फील्ड वॉज डेवलप्ड बाय, और ये फील्ड किसने, रेडियो एक्टिविटी फील्ड किसने डेवलप की थी, ये की थी मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी और रदरफोर्ड फ्रेडरिक सोडी, इन 4 साइंटिस्ट ने। इट वॉज ऑब्जर्व दैट 3 काइंड ऑफ रेज, मतलब कि ये ऑब्जर्व किया गया था कि 3 टाइप के रेज अल्फा, बीटा, गामा एमिट हुए हैं। Rutherford found that alpha rays consist of high energy particles carrying 2 unit of positive charge, और रदरफोर्ड ने क्या पाया कि अल्फा रेज क्या हैं, हाई एनर्जी के पार्टिकल्स है जिसके ऊपर क्या है 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और उनका एटॉमिक मास क्या है 4 यूनिट। ये कुछ ना कुछ सुना सुना लग रहा है ना, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2 और मास क्या होता है 4, तो ये सिमिलर थी अल्फा रेज के, ठीक है। ही कंक्लूडेड दैट, और उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई है, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स कंबाइंड विद 2 इलेक्ट्रॉन्स यील्डिंग हीलियम गैस, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो किसके साथ कंबाइन हुए थे, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, और उन्होंने क्या बना दिया, हीलियम गैस। अब जो बीटा रेज थे वो क्या थे, नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया, पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, की जो बीटा रेज थे वो क्या थे, नेगेटिव चार्ज था, किसके इक्वल था, वो इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। द गामा रेज आर हाई एनर्जी रेडिएशन लाइक एक्स रे आर न्यूट्रल इन नेचर एंड डू नॉट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन जो गामा रेज थी ना उनकी एनर्जी क्या थी, हाई थी, ठीक है, जैसे एक्स रेज की होती है कि पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है नेचर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर कोई पार्टिकल्स नहीं थे। एज रिगार्ड पेनिट्रेशन पावर, अल्फा पार्टिकल्स आर लिस्ट फॉलोड बाय बीटा पार्टिकल्स एंड देन गामा पार्टिकल्स। मतलब अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अरेंज द ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन पावर्स इन अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज एंड गामा रेज, मतलब अल्फा, बीटा, गामा की पेनिट्रेशन पावर के अकॉर्डिंग क्या करो, उसे अरेंज कर दो कि किसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, फिर किसकी ज़्यादा है, फिर सबसे ज़्यादा किसकी पेनिट्रेशन है, तो सबसे कम किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल्स की, उसके बाद क्या होगा, बीटा, और सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन किसकी है, गामा रेज की, ठीक है। और एनर्जी भी किसकी ज़्यादा है, गामा की, और फिर बीटा की, फिर अल्फ़ा की, ठीक है। अब नेक्स्ट आया रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने क्या किया था, हालांकि ऊपर ये बता दिया गया था हमें कि जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है और जो जे थॉमसन का वो मॉडल है उसे बाद में एक्सपेरिमेंट्स के बाद क्या कर दिया गया था, रिजेक्ट, क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे प्रॉपर्टीज़। अब रदरफोर्ड और उसके स्टूडेंट्स ने क्या किया, एक थिन गोल्ड फॉइल ले ली और उसके ऊपर क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स का बोम्बार्डमेंट कर दिया, ठीक है। और जो रदरफोर्ड का फेमस एक्सपेरिमेंट है उसे क्या बोला गया, अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब एक सोर्स लिया गया, जैसे ये ए फिगर के अंदर दिखा रखा है, देखो, तो ए सोर्स लिया गया, ये सोर्स क्या है, जहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल निकल रहे थे, ठीक है, बोम्बार्ड हो रहे थे। दूसरा है लेड प्लेट, इसका क्या काम था, इसके बीच में क्या कर दिया, एक होल बना दिया ताकि सिर्फ उसी होल से क्या हो, आगे जाके स्ट्राइक हो। और नेक्स्ट है ये जो येलो कलर की दिख रही है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल, एक पतली सी पत्ती टाइप की नहीं होती, बिल्कुल पतली सी, ताकि इसके ऊपर आके ये अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्राइक करें। और पीछे क्या रख दिया इन्होंने, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, ताकि जो पार्टिकल इसके ऊपर स्ट्राइक हो रहे हो ना, वो जाके इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करते हैं, निशान बना दें, ठीक है, ताकि देख सके क्या रिज़ल्ट आया। अब 2.5 फिगर के अंदर हमने देखा है, A stream of high energy alpha particle from a radioactive source was directed on a thin foil। मतलब क्या किया गया, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो कि हाई एनर्जी के हैं वो रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या निकाले गए, ठीक है, और किस पे स्ट्राइक करवाए, थिन गोल्ड फॉइल पे,
जिसकी थिकनेस कितनी थी 100 नैनोमीटर, और जो किससे बनी थी, गोल्ड मेटल से। अब जो थिन गोल्ड फॉइल थी वो क्या थी, उसके चारों तरफ क्या था, फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ताकि जो रेज़ हैं जो गोल्ड फॉइल से टकरा के आएँ वो क्या कर दें, अब रेज़ किसी भी फ्लोरोसेंट मटेरियल पे लगेंगी तो क्या करेंगी, वहाँ पे शाइनिंग क्रिएट कर देंगी। ठीक है, जो पहले भी पढ़ा था हमने कैथोड रेज़ एनोड रेज़ के अंदर। तो जहाँ पे भी ये रिफ्लेक्ट करके लग रही थी ना रेज़ किस पे, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे, तो वहाँ पे क्या कर रही थी, एक चमक पैदा कर रही थी। ठीक है, एक शाइनिंग थी, ब्राइट शाइन। तो जब भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं ना स्क्रीन को, तो एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस हो जाता, कहाँ पे, उस पीछे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो रदरफोर्ड ने एक्सपेक्ट किया था ना वैसे नहीं निकले स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट थे वो। थॉमसन क्या सोच रहे थे कि जो मास होगा ना हर गोल्ड एटम का फॉइल के अंदर, वो क्या होगा, इवनली स्प्रेड होना चाहिए, कि जितनी बड़ी ये फॉइल है ना तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए, गोल्ड का मास इक्वल होना चाहिए पूरी फॉइल के ऊपर। ये नहीं है कि एक कोने पे ज़्यादा मास है, एक पे नहीं है, एक पे नहीं है। ठीक है, तो वो तो यूनिफॉर्म सोच रहे थे कि पूरी गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या होगा, यूनिफॉर्म मास होगा। ठीक है, and alpha particle had enough energy to pass directly through the such a uniform distribution of mass। और उन्होंने क्या सोचा था कि जो अल्फा पार्टिकल है उनकी तो एनर्जी आई है तो और पेनिट्रेशन पावर भी ज़्यादा है, तो वो क्या कर जाते, सीधे पास कर जाते इससे, गोल्ड फॉइल से। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट पार्टिकल वुड स्लो डाउन एंड चेंज डायरेक्शन ओनली बाय ए स्मॉल एंगल एज दे पास थ्रू द फॉइल। और उन्होंने क्या सोचा था कि जो जब ये अल्फा रेज इस पे गोल्ड फॉइल पे क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे ना, तो ये क्या कर देंगे, स्ट्राइक करने के बाद स्लो हो जाएंगे। ठीक है, इनकी मोशन क्या हो जाएगी, स्लो, और वो छोटे से एंगल से क्या कर देंगे, डिफ्लेक्ट कर देंगे जब फॉइल से निकलेंगे। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे ना वो अनडिफ्लेक्टेड जा रहे थे गोल्ड फॉइल के अंदर से, मतलब सीधे निकल जा रहे थे। तो सीधे कब निकल सकते हैं, जब रास्ते में कोई रुकावट ही ना हो, है ना। अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। और बहुत थोड़े से अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो छोटे से एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब जो सीधे ना जाके क्या हो रहे थे, टेढ़े जाके टकरा रहे थे जिंक सल्फाइड स्क्रीन से। ठीक है, और उससे भी मज़ेदार बात कि जो 20,000 अल्फ़ा पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा था जो वापस 180 डिग्री बाउंस बैक हो गया, मतलब वो उसके ऊपर लगा स्क्रीन के ऊपर और वापस आ गया। जैसे हम दीवार के ऊपर बॉल मारते हैं ना तो वो क्या होती है, वापस आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो ये इस तरीके से था ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। और ये ऑब्जर्वेशन देखने के बाद अब देखो जो ये बी फिगर दिखा रखा है 2.5 में, स्कीमेटिक मॉलिक्यूलर व्यू ऑफ गोल्ड फॉइल, जो ये ब्लू कलर के दिखा रखे हैं, तो ये यही दिखा रखे हैं कि मोस्टली जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे ट्रैवल कर रहे थे, कुछ क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, और एक पार्टिकल ऐसा था 20,000 में से जो वापस बाउंस बैक हो गया 180 डिग्री पे। ठीक है, अब ये देख के रदरफोर्ड ने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कहा कि जो ज़्यादातर स्पेस है एटम का वो एम्प्टी है। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों कहा, क्योंकि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे थे, वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सामने चले जा रहे थे। अब आप बॉल फेंकते हो, कुछ आगे लगेगा तो वो वापस वहीं से डिफ्लेक्ट कर जाएगी या फिर क्या करेगी, वापस हमारे पास आ जाएगी। लेकिन आगे कुछ है ही नहीं तो वो क्या कर हो जाएगी, सीधी ट्रैवल कर जाएगी। इसी तरीके से अल्फ़ा पार्टिकल्स, तो ये कंक्लूज़न निकाला। दूसरा कंक्लूज़न क्या निकाला कि कुछ पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल का क्या हुआ था, डिफ्लेक्ट हुआ था। अब क्या हुआ था, कुछ पार्टिकल्स क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे। तो डिफ्लेक्शन किस वजह से हुआ था कि कुछ तो रिपल्सिव फोर्स है जो क्या कर रही है, इन पॉजिटिव चार्ज को रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब वो उसी के पाथ को चेंज कर रही है, और वो पूरे एटम के अंदर नहीं है, क्योंकि अगर पूरे एटम के अंदर होता तो सारे ही डिफ्लेक्ट करके सीधे नहीं जाते। ठीक है, तो इससे थॉमसन ने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है हैज़ टू बी कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम दैट रिपेल्ड एंड डिफ्लेक्टेड द पॉजिटिव चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल्स, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही थोड़े से पार्ट के अंदर था, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या थे,
वो रिफ्लेक्ट हो रहे थे सिर्फ थोड़े से अमाउंट में, ठीक है। Calculation by the Rutherford showed that volume occupied by nucleus is negligibly small as compared to total volume of atom. और कैलकुलेशन करने के बाद रदरफोर्ड ने ये शो किया कि जो वॉल्यूम थी किसकी, जो न्यूक्लियस ने ऑक्यूपाई कर रखी थी वो क्या थी, बहुत छोटी थी किसके कंपेयर में, जो टोटल वॉल्यूम है एटम का उसके कंपैरिजन में। अब जो रेडियस है एटम की वो कितनी थी, लगभग 10-10 मीटर, ठीक है। और न्यूक्लियस की रेडियस क्या मानी गई, 10-15 मीटर, ठीक है। One can appreciate this difference in size by realizing that if a cricket ball represent a nucleus, मतलब अब इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा। अब देखो जैसे 10-10 बोल दिया, 10-15 बोल दिया, तो इससे कुछ इतना समझ नहीं आया। तो आप क्या समझो, जैसे कि आपकी जो क्रिकेट बॉल होती है ना छोटी सी, वो क्या है, आपके एटम का न्यूक्लियस है। और जो रेडियस है ना एटम का, मतलब जो एटम पूरे में फैला हुआ वो कितना है, 5 किलोमीटर का। कि जो आपका जो स्टेडियम है ना वो कितने में फैला है, 5 किलोमीटर में। तो देख लो वो बॉल न्यूक्लियस है और वो पूरा स्टेडियम क्या है, रेडियस है किसका, एटम का। ऑन द बेसिस ऑफ अबव ऑब्जर्वेशन, मतलब ये ऊपर की ऑब्जर्वेशन देखने के बाद रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, और इन्होंने क्या बना दिया, अपना खुद का न्यूक्लियर मॉडल बना दिया एटम का, कि एटम कैसा होता होगा। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम वॉज डेंसली कंसनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। और इन्होंने क्या कंक्लूज़न दे दिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है और ज़्यादातर मास है एटम का वो कहाँ पे, एक थोड़े से एरिया के अंदर सिमट के रह जाता है। और वो जो थोड़ा सा पार्ट है ना जहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है और मास है उसे क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोल दिया, किसने, रदरफोर्ड ने। अब जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और जो मूव कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, कितनी स्पीड से, हाई स्पीड से, एक सर्कुलर पाथ के अंदर, कोल्ड ऑर्बिट्स, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है ना सन के अराउंड अपने ऑर्बिट के अंदर, वैसे ही इन्होंने कहा कि जैसे बीच में सन होता है वैसे ही बीच में न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन है ना, जैसे हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है वैसे हाई स्पीड में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं न्यूक्लियस का। और सर्कुलर पाथ को क्या बोला, ऑर्बिट बोल दिया, ठीक है। दस फिर रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम, मतलब सेम वो जैसे मैंने आपको बताया है कि सोलर सिस्टम से रिजेंबल करवा दिया, कि जैसे न्यूक्लियस को क्या मान लिया गया, सन, और इलेक्ट्रॉन को क्या मान लिया गया, जो रिवॉल्विंग प्लैनेट्स, जो प्लैनेट्स चारों तरफ घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस क्या थे, न्यूक्लियस को क्या माना था इन्होंने, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या था, नेगेटिव। अब जो अपोजिट चार्ज हैं वो तो अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को, तो इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है ना वो एक दूसरे के साथ कैसे हेल्ड होंगे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। कौन सा अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। जो एटम्स का हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर पढ़ते हैं वो क्या होता है, ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे होता है। द प्रेजेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। क्या माना गया कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना न्यूक्लियस के ऊपर, हमारे न्यूक्लियस क्या था, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, वो किस वजह से था, प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। एज एस्टेब्लिश्ड अर्लियर, क्योंकि हमें पहले ही पता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, तो चार्ज था प्रोटॉन का वो इक्वल था लेकिन अपोजिट था किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब चार्ज तो सेम था दोनों का, लेकिन क्या था, इक्वल था लेकिन अपोजिट था। मतलब प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, -1 चार्ज होगा। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, कि जो प्रोटॉन के नंबर हैं न्यूक्लियस के अंदर वो किसके इक्वल होंगे, एटॉमिक नंबर के, ठीक है। मतलब जो एटॉमिक नंबर होगा, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे उसके न्यूक्लियस में, 1 ही होगा, ठीक है। नाइट्रोजन का क्या है, 7, तो
7 है एटॉमिक नंबर, तो प्रोटॉन कितने हुए नाइट्रोजन के अंदर 7, ठीक है। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस के अंदर। तो इन्होंने यही एग्जाम्पल ले रखा है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर क्या होगा, एक सोडियम का एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस कितने होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, 11, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का, 11। इन ऑर्डर टू कीप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब हमें पता है कि जो एटम है वो क्या था, न्यूट्रल था। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होगा एक न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है किसी एटम के अंदर, वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। न्यूट्रल एटम की बात कर रखी है, ठीक है, आयन की बात नहीं हो रही है कहीं कौन आयन के अंदर। और फिर अगर आयन का फॉर्मेशन होता है, जैसे नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ही चेंज होता है, प्रोटॉन हमेशा सेम रहते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होगा, मतलब सेम रहेगा हमेशा। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड सोडियम एटम आर, और जो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए हाइड्रोजन एटम के अंदर, प्रोटॉन भी 1 होते हैं और क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन भी 1। और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11, तो उसके प्रोटॉन 11 है और उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या है, 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसका फॉर्मूला है देखो, एटॉमिक नंबर, तो जो अभी अपने लाइंस में पढ़ा ना, वो ये फॉर्मूले में लिख दिया कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जितने न्यूक्लियस किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रेजेंट है ना, वही एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और दूसरे में देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ न्यूट्रल एटम, कोई न्यूट्रल एटम होगा ना, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर, वो किस वजह से हुआ, प्रोटॉन की वजह से। द मास ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू, और जो मास है न्यूक्लियस का वो किस वजह से है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होते हैं ना न्यूक्लियस के अंदर, मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू न्यूक्लियन, ठीक है। इन दोनों के सम को बोलते हैं कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसके इक्वल होंगे, न्यूक्लियंस के। इन दोनों का एक नाम दे दिया, न्यूक्लियंस। अब द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज टर्म एज, मतलब अब न्यूक्लियंस किसके इक्वल थे, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। तो जो मास नंबर है वो किसके इक्वल हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्योंकि हमने देखा था कि जो चार्ज है वो किसके इक्वल है, एटॉमिक नंबर के, और मास किसके इक्वल होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मास के, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोला गया, न्यूक्लियंस, ठीक। अब जैसे सोडियम का मास क्या है, 23, तो 23 क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर। अब मास कितना है सोडियम का, 23 मान लिया, ठीक है। चलो हाइड्रोजन नहीं, हीलियम ले लेते हैं, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, और एटॉमिक मास क्या होता है, 4, ठीक है। अब जितने एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हुए हीलियम के अंदर, 2 हुए ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 2 है। अब इन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना कर दिया, इज़ इक्वल टू मास नंबर। अब मास कितना है हीलियम का, 4, प्रोटॉन कितने हैं, इक्वल टू एटॉमिक नंबर 2, 4 इज़ इक्वल टू 2 प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो उस साइड जाके 2 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 4 माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स के, ठीक है। जितना भी एटॉमिक मास होगा उसे माइनस कर दोगे जब एटॉमिक नंबर से, तो उसके इक्वल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, कितने न्यूट्रॉन्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। अब नेक्स्ट है आइसोबार्स और आइसोटोप क्या होते हैं, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द नॉर्मल एलिमेंट सिंबल। मतलब अब ये लिखना सीख लो कि कैसे लिखते हैं हम किसी भी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को। जैसे कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, एक्स को मान लिया,
कोई भी एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें से कोई भी। अब Z क्या होगा आपका, Z होगा एटॉमिक नंबर, और A किसको रिप्रेजेंट करेगा, एटॉमिक मास को, ठीक है। तो नीचे हमेशा लिखा जाएगा क्या, नीचे हमेशा क्या लिखा जाएगा, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या आएगा, एटॉमिक मास, ठीक है। अब आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो एटम होते हैं जिनका मास क्या होगा, सेम होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट, ठीक है। अब जैसे कार्बन और नाइट्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7, लेकिन मास नंबर क्या है, कार्बन का 14 और नाइट्रोजन का 14, ठीक है। अब ये कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन 12 है ना, कार्बन के क्या होते हैं, 2 आइसोटोप होते हैं। आइसोटोप वो होते हैं जिनका मास क्या हो, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम, आई थिंक। इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन सबको ही रहती है, ठीक है। देखो, आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। टॉप का मतलब होता है जो टॉप पे हो, लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। टॉप पे क्या है, एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास क्या होगा, डिफरेंट होगा, और एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। जैसे C6 जो कार्बन 12 है वो तो आइसोटोप है, 2 आइसोटोप होते हैं कार्बन के, एक तो C612 जिसका एटॉमिक नंबर 12 हो, मतलब एटॉमिक नंबर दोनों कार्बन के 6 हैं, लेकिन जो मास होगा एक कार्बन का क्या होगा, 12, एक का होगा 14, ठीक है। लेकिन जो 14 वाले की है ना, वो बहुत ही कम पाया जाता है हमारी एनवायरनमेंट के लिए, इसलिए हम पढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, जब भी हमें मास निकालते हैं ना, एम्पेरिकल फार्मूला, मास फार्मूला के लिए, तो हम क्या यूज़ करते हैं कि जो एटॉमिक मास कार्बन का है वो क्या है, 12, जब तक हमें क्वेश्चन में 14 ना दिया जाए, ठीक है। तो ये था डिफरेंस। आइसोबार वो थे जिनका मास क्या था, सेम, और एटॉमिक नंबर क्या था, डिफरेंट। आइसोटोप वो एटम होते हैं जिनका मास डिफरेंट होता है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, क्योंकि वो एक ही एलिमेंट है ना। वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो न्यूट्रॉन्स है ना उनका नंबर क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है आइसोटोप के अंदर। अब आइसोटोप के अंदर न्यूट्रॉन का क्या है, नंबर डिफरेंट है। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे हम, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल क्रिएट कर देख लेते हैं हम, जैसे कंसीडर करेंगे किसको, हाइड्रोजन एटम को। अब 99.9% जो हमारी अर्थ पे हाइड्रोजन पाया जाता है ना, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है। और इस आइसोटोप को क्या बोलेंगे हम, प्रोटियम। अब प्रोटियम का क्या सिंबल होगा, हाइड्रोजन 1 इसका मतलब वो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1 हो। और जो 99.985 में से माइनस करके जो निकलेगी ना वैल्यू, वो क्या होंगे, जो दूसरे आइसोटोप प्रेजेंट है वो, ठीक है। अब जैसे 100 में से एक मॉलिक्यूल मान लिया किसका है, हाइड्रोजन के प्रोटियम का, तो बाकी आधा क्या हो जाएगा, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का, यूं करके करना है, ठीक है। आपको बस याद क्या रखना है कि प्रोटियम कौन सा होगा, जिसका जो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 हो और एटॉमिक मास भी क्या हो, 1, ठीक है। अब ड्यूटेरियम क्या है, ड्यूटेरियम D से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। ये हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। आइसोटोप क्यों है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सेम है और मास डिफरेंट है। अब जो ड्यूटेरियम है, ड्यू मतलब 2, ठीक है। ऐसे निमोनिक्स लगा सकते हो, ड्यूटेरियम मतलब 2, तो इसका मास क्या होगा, 2, ठीक है, 2। और जो तीसरा आइसोटोप है वो क्या होगा, ट्रीटियम। ट्राई का मतलब होता है 3, तो ट्रीटियम T से रिप्रेजेंट होगा, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1, और एटॉमिक मास क्या होगा, 3। अब इसके अंदर डिफरेंस किस चीज़ का है, न्यूट्रॉन्स का, ठीक है। तो यही थे, यहाँ तक, आगे का आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।